नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय। मगर उससे पहले उम्मीद करती हूँ अब तक के सभी वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे। हिंदी व्याकरण पर आधारित वीडियो का आप सभी को लाभ मिल रहा होगा। तो अब चलते हैं आज के विषय की ओर। तो आज का विषय है सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। तो चलिए सीखते हैं सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है, सर्व प्लस नाम अर्थात सर्वनाम। अब इन दो शब्दों का अर्थ देखते हैं। सर्व शब्द का अर्थ होता है सब अर्थात समस्त, सारा, संपूर्ण आदि। नाम का अर्थ होता है संज्ञा का पर्याय। नाम शब्द संज्ञा का पर्यायवाची रूप है। भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने की मुख्य वजह यह है कि बातचीत करते समय, किसी व्याख्यान के दौरान, निबंध, कहानी आदि लिखते समय यदि बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो भाषा अटपटी या अस्वाभाविक लगती है। आइए देखते हैं कुछ वाक्य। मीना आदर्श छात्रा है। मीना कक्षा में प्रथम आती है। मीना बड़ों का आदर करती है। मीना को कहानी या कहानियाँ पढ़ना पसंद है। अब ऊपर के वाक्यों को स्वाभाविक तौर पर ऐसे लिखा या बोला जा सकता है। मीना आदर्श छात्रा है। वह कक्षा में प्रथम आती है। वह बड़ों का आदर करती है। उसको या उसे कहानियाँ पढ़ना पसंद है। अब इन वाक्यों में मीना संज्ञा शब्द के स्थान पर वह, उसको या उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों, अब सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द संज्ञा का ही कार्य करते हैं। जैसे अब उदाहरण देखते हैं। मीरा और कबीर स्कूल जाते हैं। अब सर्वनाम के आधार पर इस वाक्य को देखते हैं। वे स्कूल जाते हैं। मीरा और कबीर संज्ञा है। मीरा और कबीर के स्थान पर वे शब्द का प्रयोग किया गया है। वे शब्द भी वही कार्य कर रहा है जो संज्ञा शब्द से बोध हो रहा है, इसलिए वे शब्द सर्वनाम है। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब बच्चों, सर्वनाम के भेदों की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तब बोलने वाला वक्ता होता है और सुनने वाला श्रोता। इस बातचीत में वक्ता कभी अपने विषय में बात करता है तो कभी श्रोता के विषय में और कभी ये दोनों किसी तीसरे के संदर्भ में बात करते हैं जो वहाँ उपस्थित नहीं है। सुनने, बोलने और जो वहाँ उपस्थित नहीं है उनके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष वह होता है जो व्यक्ति बोल रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन। दूसरा, जो व्यक्ति सुनने का काम कर रहा है वह मध्यम पुरुष है। और श्रोता और वक्ता यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष मिलकर जिस तीसरे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं वह हमारा अन्य पुरुष कहलाता है। बच्चों, अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले उत्तम पुरुष में आने वाले शब्द हैं मैं, मुझे, मेरा, मैंने, हम, हमें, हमारा आदि शब्द। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में तू, तुझे, तेरा, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको आदि शब्द। और फिर अन्य पुरुष में
वह, वो, वे, उस, उसका, उन, उन्हें आदि शब्द आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। बच्चों, अब इन वाक्यों के द्वारा हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण समझेंगे। मैं भारतीय किसान हूँ। यहाँ भारतीय किसान कौन है? मैं, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है कि भारतीय किसान कौन है। यहाँ उसके नाम की जगह मैं शब्द का प्रयोग किया गया है और यह हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। दूसरा, हम गालिब की गज़लें सुनते हैं। यहाँ गालिब की गज़लें कौन सुन रहा है? हम, क्योंकि यहाँ पर भी नाम नहीं दिए गए हैं। तो हम शब्द जो है वह भी हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। अगला, मैंने अपना गृह कार्य समय पर समाप्त कर लिया। जो मैंने शब्द है ये भी हमारा उत्तम पुरुष का ही उदाहरण है। अगला उदाहरण देखते हैं मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष का पहला वाक्य है, तुम बहुत शरारती बालक हो। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है और नाम की जगह क्या प्रयोग किया गया है? तुम। तो जो तुम शब्द है ये फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष को बोल रहा है। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि तुम बहुत शरारती बालक हो, इसलिए जो तुम शब्द है ये हमारा मध्यम पुरुष का उदाहरण है। दूसरा, तुम्हें आराम की आवश्यकता है। यहाँ पे भी वही कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है तो उसका नाम ना लेकर वो क्या बोल रहा है? तुम्हें। तो तुम्हें शब्द हमारा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। तीसरा, आज तुम्हारा परिवार बहुत खुश है। तो आज तुम्हारा परिवार बहुत खुश है। तो इस वाक्य में तुम्हारा जो शब्द है ये हमारा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। अब देखते हैं अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम के उदाहरण। पहला, उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। यहाँ पर व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है और तीसरे पर्सन के बारे में बात की जा रही है जो कि है उन्होंने। दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसे रात भर नींद नहीं आई। उसे यानी थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही है तो ये भी हमारा अन्य पुरुषवाचक का ही उदाहरण है। वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। तो वे यहाँ पे नाम नहीं बताया गया कि आखिर कौन है, तो जो वे शब्द का इस्तेमाल किया गया ये भी हमारा अन्य पुरुष का ही उदाहरण है। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम शब्दों से दूर अथवा पास की वस्तुओं का या प्राणियों का निश्चयपूर्वक बोध होता है उसे निश्चयबोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी कक्षा है, यानी यह बालक या छात्र निश्चित रूप से कह रहा है कि यह मेरी ही कक्षा है। तो यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। अगला देखते हैं, इसी लड़के ने उस दिन झगड़ा किया था। यानी यह वही लड़का है जिसने उस दिन झगड़ा किया था, इसलिए इसी शब्द का जो प्रयोग किया गया है यह निश्चय है। अगला, यह मेरे दादाजी का गांव है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये गांव है ये उस व्यक्ति के ही दादाजी का जो ये बात कह रहा है, तो ये भी निश्चित है कि दादाजी का ही गांव है। अगला, वह लड़का बहुत मेहनती है। अब यहाँ मेहनत की बात की जा रही है कि वह लड़का बहुत ही मेहनती है, तो निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि ये लड़का मेहनती है। पांचवा, यही वह जगह है जहाँ हम पहले भी आ चुके हैं। तो यही वह जगह है, यानी ये पर्टिकुलर जगह की बात की जा रही है कि यही वह जगह है। अब यहाँ विशेष बात यह है कि निकट की वस्तुओं के लिए यह और ये तथा दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों का अनिश्चयपूर्वक बोध होता है, यानी उन वस्तुओं का या प्राणियों का निश्चित रूप नहीं पता लगता, उसे ही अनिश्चयबोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शायद कोई बाहर खड़ा है। बाहर कौन खड़ा है पता नहीं, इसके लिए कोई शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला, पानी में कुछ गिर गया है। पानी में गिरा तो है लेकिन क्या गिरा है नहीं पता, यानी निश्चित नहीं है, इसके लिए यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि अनिश्चयबोधक सर्वनाम है। तीसरा, कोई कुंडी खटखटा रहा था। तो जो कोई शब्द है वो भी हमारा अनिश्चयवाचक है।
कई लोग नारे लगा रहे थे। लोग नारे तो लगा रहे थे, लेकिन कौन से लोग थे नहीं पता। तो कई लोग थे, यानी उनकी संख्या ज़्यादा थी या कम थी ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कई लोग बोला गया है। तो कई शब्द जो है अनिश्चयवाचक है। अगला, वे किसी से बात कर रहे हैं। अब वो बात तो कर रहे हैं, लेकिन किससे ये हमें निर्धारित नहीं पता है, इसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है किसी से। तो जो ये शब्द हैं कोई, कुछ, कोई, अगेन, कई या फिर किसी से, ये सारे हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ विशेष बात यह है कि कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का ही प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन बोल रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आखिर बात कौन कर रहा है या कौन बोल रहा है, तो जो कौन शब्द है वो हमारा प्रश्न कर रहा है, तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला, यहाँ क्या रखा था। अब क्या रखा था इसके लिए पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रश्नवाचक। तुम्हें किससे मिलना है, किससे जो शब्द है वो भी हमारा प्रश्नवाचक ही है। अगला, तुम्हारे पास क्या है, तो ये भी प्रश्न ही पूछा जा रहा है, यानी क्या जो शब्द है वो प्रश्न क्रिएट कर रहा है। अगला, उसका स्वर कैसा है, तो अब जब स्वर की बात की जा रही है यानी उसकी वाणी आवाज़ कैसी है, तो ये भी प्रश्न ही किया जा रहा है। तो क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, कब आदि जो शब्द हैं ये शब्द हमारे प्रश्न ही पूछते हैं और प्रश्नों के ही उदाहरण हैं, तो इन्हीं के आधार पर हमारे प्रश्न भी बनाए जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, अब बात करेंगे संबंधवाचक की। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। कुछ सर्वनाम प्रधान उपवाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम के साथ आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, अथवा जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों के बीच संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात यहाँ सीधे और सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है जहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं शब्द वही हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे, वैसे, जो, सो, जिस, उस, यही, वही आदि जो शब्द हैं यही हमारे वो शब्द हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। जैसा देश वैसा वेश, जो चाहिए सो लीजिए, वह जो कहता था वही करता था, जो परिश्रम करता है उसे ही सफलता प्राप्त होती है। इन वाक्यों में जैसा, वैसा, जो, सो, वह, वही, जो, उसे, ये ऐसे शब्द हैं जो दो वाक्यों के बीच में यानी जो उपवाक्यों के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं या वाक्य को पूरा करने का काम कर रहे हैं। बच्चों, अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, यह अपना घर है, यह घर तो है लेकिन किसका, अपना, तो यह अपनेपन का बोध करा रहे हैं। अगला, अब यह काम मैं स्वयं करूँगी, काम तो होगा लेकिन खुद के द्वारा होगा, खुद से होगा, तो ये भी अपनेपन का बोध करा रहा है। तीसरा, मेरा प्रत्येक रूप खुद के लिए उपयोगी है, यानी जो प्रत्येक रूप की बात की जा रही है वो खुद के लिए उपयोगी है, स्वयं के लिए उपयोगी है, तो ये भी हमें निजवाचक का ही बोध करा रहा है। अगला, वह अपने आप संभाल लेगा, यानी बात संभल तो जाएगी लेकिन कैसे, अपने आप संभालेगा। दादाजी आप ही चले गए, दादाजी गए लेकिन अपने आप चले गए, उन्हें कोई छोड़ने नहीं गया, तो यहाँ पे भी अपनेपन का बोध हो रहा है कि अपनी ही बात हो रही है कि आप ही, अपने आप ही चले गए। विशेष बात यह है कि निजवाचक के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह है स्वयं, खुद, अपने आप ही, खुद ही, अपना आदि शब्द हैं। अब सर्वनाम संबंधी कुछ विशेष बात। पहला कि संज्ञा शब्द लिंग के अनुसार रूप बदलते हैं, लेकिन सर्वनाम में लिंग के आधार पर वे अपना रूप नहीं बदलते हैं। जैसे, मोहन पाठशाला का कार्य कर रहा है, यहाँ पे अगर लड़का काम कर रहा है तो मोहन का नाम आया है, लेकिन जब लड़की काम करेगी तो उसका नाम आएगा। लेकिन सर्वनाम में ऐसा नहीं होता है, उनको बदला नहीं जाता। जैसे, वह पाठशाला का कार्य कर रहा है, यहाँ लड़का काम कर रहा है तब भी वह है, वह पाठशाला का कार्य कर रही है, अब लड़की काम कर रही है तब भी
शब्द वही है, यानी सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं आया। अगला देखते हैं, मनु मुंबई जाएगी। अब लड़की जो है मनु है, वह मुंबई जाएगी। अब इसी को जो हम लोग सर्वनाम के आधार पर बनाएंगे, वह मुंबई जाएगी। अब यही वाक्य जब लड़के के आधार पर किया जाएगा, वह मुंबई जाएगा, तो सर्वनाम के लिए दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन जब हम संज्ञा में इसका प्रयोग करते हैं तब वहाँ पर संज्ञा शब्दों में परिवर्तन या बदलाव आता है। सर्वनाम शब्दों के लिए केवल शुद्ध रूप का ही प्रयोग करें। अब अशुद्ध और शुद्ध को भी एक बार देखते हैं। अशुद्ध जो रूप है, मेरे को, तेरे को, तुम्हारे को, हमारे को, ऐसे शब्द हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये व्याकरण के आधार पर गलत है। इनका शुद्ध रूप है मेरे को के लिए मुझको या मुझे, तेरे को के लिए मुझको या तुझे, तुम्हारे को तुमको या तुम्हें, हमारे को हमको या हमें। इन शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हमने देखा या सीखा सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि सचमुच में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ।